गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटेंसी का। तो देखो, इससे पहले मैंने सारी अकाउंटेंसी के अंदर जो जो चैप्टर्स है हमारे 12th क्लास के या 11th क्लास के या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसी अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, सबकी टेस्ट, सबके केस स्टडीज उसके अंदर डाल रखी हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर कर प्रीवियस के जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसको डिटेल में मैंने हर वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने क्या समझना है, हमने समझना है कि कैश फ्लो क्या होता है और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, और इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो 3 एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो उनको बनाने का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब हमें इन तीनों फॉर्मेट्स को बनाना है, और कुछ इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, इनके फॉर्मेट्स और कुछ इसके थ्योरी के। थ्योरी मतलब क्या कि कुछ 1-2 नंबर में कई बार हमें पेपर में क्या आ जाती है, थ्योरी भी आ जाती है। तो वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्यों बनती है, और उसका फॉर्मेट को डिटेल के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। ताकि देखो, मेन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेन होता है फॉर्मेट, कि आपको चीजें पता चल जाती हैं कि क्यों कैश फ्लो बना रहे हैं, लेकिन उसके फॉर्मेट को कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और अगर हम नॉर्मली समझे कि कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब होता है कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ एक साल के अंदर कंपनी के अंदर। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया जो उन्होंने एक्टिविटीज करी। लाइक हम बात करें कि अगर मान लो कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी है, क्या करी है, कोई एसेट परचेज करी है कंपनी ने एसेट, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, कंपनी के पास एसेट आ गई लेकिन कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। या ऐसे हम बोले कंपनी ने कोई लोन ले लिया, तो अब इससे क्या हुआ, इससे कंपनी के पास कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट बनाई जाती है ना, ये इसलिए बनाई जाती है कि एक्चुअल में चेक किया जाए कि प्रॉफिट तो कंपनी के पास बहुत हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के हाथ में कैश कितना है। तो ये उस चीज को जानने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, की कंपनी के हाथ में कैश कितना है। बिकॉज देखो, अगर कोई भी जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, लेट से उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके हाथ में कैश कितना था, लेट से उसके हाथ में सिर्फ 10 करोड़ या 12 करोड़ ही कैश। तो ऐसे हो सकता है, क्यों, शायद कुछ प्रॉफिट ऐसा हो जो अभी तक रियलाइज ना हुआ हो। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये शो कर रही है कि कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन कंपनी के हाथ में कैश कितना है, 10 करोड़। तो उसी हिसाब से उसको अगले अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना पड़ेगा, तो उसको बैंक से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे प्रोजेक्ट तो फाइनेंस करने ही करने। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये हमें एक्चुअल में बताती है कि भाई कंपनी के पास एक्चुअल में बिजनेस करके कितना पैसा आया, या मशीनें बेचकर या एसेट्स खरीदकर कितना पैसा आया या गया। या कंपनी ने, अगर कंपनी के पास पैसा पड़ा है तो क्या कंपनी ने कोई लोन तो नहीं ले रखा। तो लोन ले रखा है तो उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से फिर कंपनी के ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत हो जाएंगे लोन के, कि इंटरेस्ट देना है। तो ये सारी पोजीशन कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें कौन बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब क्या बताती है हमें कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास से गया, पैसा, कैश। ठीक है ना। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताने वाली स्टेटमेंट कौन सी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट शो कैश फ्लो अंडर, देखो इसके 3 हेड्स होते हैं, हमें 3 एक्टिविटीज बनानी होती है। 3 एक्टिविटीज के अंदर बताना होता है कि हमारे पास कैश कितना है। देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई बिजनेस कर कर आपके पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। अब बिजनेस करके पैसा आने का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल बिजनेस क्या होता है कंपनी का, लेट्स से एक कंपनी है स्टेशनरी की है, तो उसका मेन बिजनेस क्या है, स्टेशनरी को बेचना। तो स्टेशनरी को बेचकर कंपनी के पास नेट उसके हाथ में कितना कैश आया है, ये कौन शो करेगा, ये कैश फ्लो शो करेगा, किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। लेकिन हमें ये चीजें डायरेक्टली नहीं बताई होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि मान लो कंपनी ने 20 करोड़ रुपए की सेल करी और उसमें से 15 करोड़ कंपनी का क्या था, डायरेक्ट खर्चा था। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 5 करोड़। क्या कंपनी के हाथ में भी 5 करोड़ आया, नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि लेट से कंपनी के अभी बहुत सारे खर्चे होंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही नहीं थे,
किससे? ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं थे। लेट्स से अगर हम बात करें कि लेट्स से कंपनी को 1 करोड़ की कंपनी के ऊपर क्या लगी थी? डेप्रिसिएशन थी। तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। लेकिन सोचकर देखो, क्या डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्या होती है? जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है। तो हमने अपने डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस दिखाया, लेकिन क्या उससे कंपनी का कैश कम हुआ क्या? नहीं, उससे कंपनी का सिर्फ क्या हुआ? प्रॉफिट 4 करोड़ ले गया। लेकिन सोच के देखो, हाथ में तो 5 करोड़ ही रहे ना, कैश तो 5 करोड़ ही रहा। तो ये एक्टिविटीज, ये कैश फ्लो किससे पता चलेगा हमें? ये पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने कौन सा बताना है कि भाई बिजनेस करके, एक्चुअल मेन बिजनेस करके हमारे पास कितना कैश आया। लेट्स से कंपनी बोले कि 5 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, तो शायद इसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट कोई इंटरेस्ट से आया हो, कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिली हो। तो क्या वो मेन बिजनेस की एक्टिविटी है? नहीं। तो हमने क्या देखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर कि भाई बिजनेस करके कंपनी के हाथ में कितना कैश फ्लो आया, या कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है। ऐसे ही सेकंड एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग में क्या चेक करना है? इन्वेस्टिंग में ये चेक करना है कि कंपनी जो बिजनेस है उसने एसेट्स परचेज करके या एसेट खरीद कर कितना कंपनी उसके पास पैसा आया और कितना पैसा गया। कि मतलब अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है, मतलब कंपनी ने बहुत सारी एसेट्स परचेज करी होंगी कि पैसा चला गया। अगर कंपनी के पास लेट्स से कैश का इनफ्लो है, बहुत ज्यादा कैश आ रहा है, तो इट मींस कंपनी अपनी एसेट्स बेच रही है जो कंपनी के लिए फ्यूचर में नुकसानदायक है। या एसेट्स बेच रही है तो कौन सी एसेट्स बेच रही है? क्या पुरानी एसेट बेच रही है या नई एसेट बेच रही है? ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड हमारे पास क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब फाइनेंस करके कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो है। मान लो कंपनी के पास कैश बहुत आ रहा है, लेकिन पता चला कि कंपनी के पास कैश कैसे आ रहा था? कंपनी ने लोन बहुत ले रखा था। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग बिजनेस से कितना कैश का इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, और फाइनेंसिंग से कैश का इनफ्लो। और उसी हिसाब से जो कंपनी के यूजर्स होंगे, यूजर्स मतलब कौन? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता करेंगे कि अगर कोई कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब इट मींस कंपनी बहुत ज्यादा लोन ले रही है और कल को इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये कंपनी अच्छी नहीं होगी, या इसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंस होंगे। यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब अगर पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है तो इट मींस कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस करके ऑपरेटिंग से बिजनेस कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजें वो यूजर्स डिसाइड करेंगे कि उनके हिसाब से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। लेकिन हमें ये बताना होगा कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कितना पैसा कंपनी के पास आया। तो ये इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से हमें बताना होगा कि कंपनी के पास कैश का फ्लो तीनों एक्टिविटी में कितना है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अच्छा, ये इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को? बैलेंस शीट को देखकर या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर, इनको देखकर हम अपनी क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश फ्लो। मतलब जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी ना, तीनों एक्टिविटीज बनानी होगी, तो आपको इन दोनों चीजों की क्या होगी? बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फायदा क्या। तो फैसिलिटेट इन अ सर्टेन कैश फ्लो, मतलब ये क्या बता देगी कि भाई कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो है। तो अगर कैश का अच्छा खासा इनफ्लो है तो कंपनी फ्यूचर में प्रोजेक्ट अच्छे ले सकती है, और इनफ्लो नहीं है ज्यादा तो मतलब कंपनी ध्यान दे कि भाई कैसे इनफ्लो को बढ़ाना है, बिकॉज कैश इज मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन बिजनेस। अगर आपके पास कैश नहीं है ना, मान लो आपका कोई 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का बिजनेस है, बहुत सारी एक्टिविटी, लेकिन आपके पास कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, आपके पास छोटी छोटी मतलब कैश, तो क्योंकि आपको छोटे छोटे खर्चे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको लोन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो कैश का इनफ्लो होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। एंड फैसिलिटेट प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कि अगर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? कैश के ऊपर। कितना एसेट पड़ा है, लेना पड़ेगा या बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो शायद उस समय लोन का रेट ज्यादा हो कम हो। असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, क्रेडिटर्स को कंपनी कितनी जल्दी पेमेंट कर सकती है, क्या कंपनी के पास एक्चुअल में कैश है भी या नहीं है, या कंपनी सॉल्वेंसी है, कल को डेटर्स पैसे मांगने आ गए, डिबेंचर्स या लोन वाले, तो कंपनी के हाथ में इतना कैश है कि वो दे दे, ठीक है ना। कितने रिस्क के ऊपर बैठी है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। और कैश को कितने इफेक्टिवली मैनेज कर रही है कंपनी, उस वो भी हमें किससे पता चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। डिविडेंड, अगर अच्छा खासा कंपनी के पास प्रॉफिट है, कैश है, तो कंपनी उस कैश को क्या कर देगी? लोगों में बांट देगी, डिविडेंड दे देगी। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास कैश फ्लो नहीं है, कैश का इनफ्लो बहुत कम है, तो वो डिविडेंड देने के बारे में सोचेगी भी नहीं, बिकॉज लोन लेकर तो डिविडेंड दिया नहीं जाएगा।
ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मान लो कंपनी के पास कैश आया, बहुत सारा कैश बच गया, तो वो कुछ समय के लिए इन्वेस्ट कर देती है ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको कौन बताएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से आपके बनाने से आपको क्या मिलेगा इसका फायदा। क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअल कैश कितना है, तो तभी आप उन कैश से क्या क्या चीजें कर सकते हो पता चल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है कैश फ्लो की? देखो कैश फ्लो में सिर्फ कैश वाली आइटम्स आएंगी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक डेप्रिसिएशन इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट बता पाएंगे नहीं, बिकॉज हम तो सिर्फ कैश वाला प्रॉफिट बताएंगे, लेकिन कंपनी कैश वाला प्रॉफिट तो बताते नहीं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना। और ये बैलेंस शीट के लिए सूटेबल है नहीं, हिस्टोरिकल है, मतलब एक बार जो आपने पुराना कैश की वैल्यू है उससे देख रहे हैं आज की डेट में उस कैश की क्या वैल्यू रह गई, उसको चेक नहीं किया जा रहा। और नॉट ओनली फैक्टर फॉर लिक्विडिटी असेसमेंट, को लिक्विडिटी को चेक करने के लिए कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अकेला कैश फ्लो स्टेटमेंट तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें, रेशियोज हैं, ठीक है ना, और बैलेंस शीट है, वो सारी चीजें बताएंगी कंपनी की कि कंपनी के पास लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है। तो कैश फ्लो के अपने कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। तो बेसिकली हमें कैश फ्लो की थ्योरी के अंदर सिर्फ यही देखना है कि कैश फ्लो की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या लिमिटेशन है, और कैश फ्लो को जो कौन सा स्टैंडर्ड गाइड करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और इसको बोलते हैं रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, मतलब ये भी पहले कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। चलो, तो अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं किसकी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, कि कैश का इनफ्लो कैसे होता है, आउटफ्लो कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, ये आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसी। तो लाइक हम बात करें कि मशीनरी परचेज्ड इन कैश, तो ध्यान से देखो, मशीनरी खरीदी है तो कैश तो आया, ये क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा कि कैश का आउटफ्लो होगा। मशीनरी आई लेकिन कैश हमारे पास गया। इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, हमने शेयर इशू करे हैं लेकिन कैश तो आया ना, कैश तो आया ना, तो ये कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। मशीनरी सोल्ड इन कैश, मशीनरी बेची है, मशीनरी गई लेकिन हाथ में क्या आया, कैश आया, तो इट इज अ कैश इनफ्लो। इन्वेंट्री, स्टॉक परचेज किया है कैश के अंदर, तो स्टॉक आ गया लेकिन कैश चला गया, तो ये क्या होगा, ये होगा आउटफ्लो। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, सामान खरीदा है, उधार पर खरीदा है, तो क्या कोई आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ, नहीं, कैश के बारे में तो कोई बात ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है, कैश आया कि गया, कैश गया, आउटफ्लो। इशू ऑफ बोनस शेयर, देखो ध्यान से, ये बहुत बार पेपर के अंदर आ चुके हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर बाय यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब कंपनी ने नए शेयर इशू किए लेकिन वो शेयर के लिए पैसा, मतलब लोगों से पैसा नहीं लिया, जो उनके पास रिजर्व पड़ा था उसी को यूटिलाइज कर लिया, तो ना कोई पैसे का लेन देन हुआ, नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो फ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, उनकी पेमेंट कर दी, रिडम्पशन को क्या कर दिया, पेमेंट कर दी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, तो उस केस के अंदर क्या पैसा आया कि गया, कैश का क्या है, आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा डिबेंचर वापस कर दिया तो कैश तो गया ना। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमें सबको पता है नॉन कैश आइटम है, तो नो फ्लो। अच्छा, रेंट पे किया है तो कैश का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, ये है कैश का आउटफ्लो। तो ऐसी कुछ आपको स्टेटमेंट दी होती है जिसको आपको बताना होता है कि कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो। सिंपल देखना है कि पैसा आया या पैसा गया, दैट्स इट। चलो, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश फ्लो निकालते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, और ये कौन सा मेथड है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड। तो ध्यान से देखो, ये चीजें हैं आपके पास, इतना बड़ा फॉर्मेट देख के डरना नहीं है। इसको अगर समझोगे तो 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये चीजें हम ऐड क्यों कर रहे हैं या ये चीजें हम माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल एप्रोप्रिएशंस। इसका मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट, देखो कैश फ्लो बनाना है तो आपको बैलेंस शीट की स्टेटमेंट दे दी होगी। अब आपको बैलेंस शीट में क्या पता चलेगा कि कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सभी टैक्स टूक्स एडजस्टमेंट देने के बाद। तो हमें इतनी बात का पता है कि जितना नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतना कैश भी आया। तो हमें निकालना है कि कंपनी के पास एक्चुअल में हाथ में कैश कितना आया, और वो भी किससे, ऑपरेटिंग बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कंपनी के हाथ में कैश का कितना इनफ्लो है या कैश का कितना आउटफ्लो है। लेकिन हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है वो प्रॉफिट जिसमें से सारे खर्चे, सारी एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखी। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन खर्चों को प्लस करेंगे जो खर्चे हमारे बिजनेस से रिलेट ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लेट्स से कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 करोड़ का,
ये कौन सा प्रॉफिट था? ये वो प्रॉफिट था जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद हुआ। लेकिन क्या इतना कैश कंपनी के हाथ में पड़ा है? नहीं पड़ा। और वो भी बिजनेस से रिलेटेड पड़ा है? नहीं पड़ा। तो हमने अब क्या निकालना है कि सबसे पहले कि भाई कंपनी के पास प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था और उन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी के हाथ में कैश कितना है। तो मतलब अब हमें वो सारी चीजें प्लस करनी पड़ेंगी जो कंपनी के बिजनेस से रिलेट नहीं करती, लेकिन हमने उसको अपने एक्सपेंस के रूप में माइनस कर रखे। चलो, तो पहली चीज हमारे पास क्या थी? ट्रांसफर्स टू रिजर्व। मतलब देखो, आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आपने उसमें से कुछ पैसा, लेट्स से अगर मैं बात करूं कि 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ होगा, ये कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से आपने 5 करोड़ रुपया कहां को, किसको ट्रांसफर कर दिया होगा? रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो प्रॉफिट कितना रह गया होगा आपका? 45 करोड़। बट सोच के देखो, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस था? नहीं था। तो अब हमें इसे दोबारा से क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा ऑपरेटिंग का एक्सपेंस ही नहीं था। तो मेरे को तो अपना प्रॉफिट निकालना है कौन सा? ऑपरेटिंग वाला, और वो भी कैश फ्लो निकालना है उसे। तो क्या ये मेरा जो मैंने पैसा कुछ रिजर्व में साइड पे निकाल कर रख दिया था, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल एक्सपेंस था, लेकिन क्या ये मेरा ऑपरेटिंग था? बिजनेस का कोई इससे लेना देना था? नहीं था। तो दोबारा से इसको हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को ऐड बैक करेंगे। दोबारा से इस रिजर्व को क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। चलो, उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या आती है? हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखो, डिविडेंड दो टाइप के होते हैं। एक एक प्रपोज डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो कंपनी ना बीच में, कभी कभी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी इन बिटवीन, साल के बीच में ही कंपनी क्या कर देती है? डिक्लेयर कर देती है। तो अब सोच के देखो कि 5 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का क्या दिया होगा? डिविडेंड पे किया होगा कंपनी ने। 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ का क्या पे किया होगा? डिविडेंड पे किया होगा। तो उसको भी प्रॉफिट से कम किया होगा। क्या वो हमारे बिजनेस का खर्चा है? देखो, ध्यान से देखो, बिजनेस से रिलेट तो नहीं करता ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं था ना, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी तो नहीं था ना, वो तो बिजनेस के बाद के खर्चे हैं। तो उसको भी दोबारा क्या किया जाएगा? ऐड बैक किया जाएगा। तो पहला चीज क्या ऐड बैक करी? ट्रांसफर्स टू रिजर्व। दूसरी चीज क्या ऐड बैक करी? इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, थर्ड हमारे पास क्या चीज आती है? प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड क्या कौन सा होता है? जो कंपनी ऑलरेडी प्रपोज करके रखती है कि इतना डिविडेंड हम आपको देंगे ही देंगे। तो ये भी क्या किया होगा? माइनस किया होगा। तो इसको भी दोबारा से क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो या तो ये प्रीवियस ईयर का ऐड बैक करते हैं या करंट ईयर का ऐड बैक करते हैं। तो इसका मतलब क्या? देखो, इसके लिए चीज ध्यान में रखनी है कि अगर तो जो हमें प्रपोज्ड डिविडेंड है क्या है, चाहे आप इसको नोट डाउन भी कर लो, नहीं मैंने आगे लिखा भी होगा कि अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है, अगर वो उसको एडजस्टमेंट में दे रखा है, मतलब आपको एडजस्टमेंट के अंदर प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में बता रखा है, तब आपको प्रीवियस ईयर को क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? आपको प्रीवियस ईयर को ऐड करना है। और करंट और किसमें माइनस करना है? देखो, इसमें ऐड बैक किया। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड इसमें तो हमने ऐड की। क्यों ऐड किए? क्योंकि ये ऑपरेटिंग के खर्चे नहीं थे। तो किसके खर्चे थे? ये थे फाइनेंसिंग के खर्चे। तो इनको किस में माइनस करेंगे? फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, बिकॉज पैसे का लेन देन हुआ है ना, तो उसमें हमने डिबेंचर इशू किए होंगे, शेयर इशू किए होंगे, उस टाइम पे इनको माइनस करेंगे। लेकिन अब ऑपरेटिंग का एक्टिविटी का निकाल रहे हैं हम प्रॉफिट, तो उसके लिए ये खर्चे जरूरी थे। तो इसने फालतू में हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा, हम दोबारा से इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है ना? तो अगर प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में है तो प्रीवियस ईयर का करना है, लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, तब कौन सा ऐड बैक करना है? हमें करंट ईयर ऐड बैक करना। बिकॉज प्रपोज डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में, मतलब वो एक हमारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के रूप में होगा, तो हम उसको, हमने पिछले साल का ही वो क्या किया होगा? ऐड, तो उसलिए पिछले साल का ही माइनस किया होगा, तो उसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर होगा तो हमने करंट ईयर वाला क्या कर देंगे? उसमें से प्लस कर देंगे। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? चौथी चीज हमारे पास क्या होती है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। या तो करंट ईयर वाला प्लस करेंगे या मेड प्लस करेंगे। देखो, करंट ईयर मतलब या तो इस साल वाला प्लस करेंगे या मेड। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया होगा, जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे फिर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी आपको, देखो आपको पता है वो सारे खर्चे आपको ऐड बैक करने हैं जो आपके ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करते और आपने फालतू में उसमें माइनस कर रखे हैं, लेकिन उसको इन फॉर्मेट के हिसाब से करना है। तो पहले ये 4 खर्चे मेन इंपॉर्टेंट है। कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रखे, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। और लेस आप क्या करोगे इसमें से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? ये वो आइटम्स होती हैं, और इनको लेस ही क्यों कर रहे हो? देखो, ये वो चीजें होंगी, ये 2 चीजें हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और टैक्स रिफंड। तो सोच के देखो, आपको कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिला होगा, तो उसने आपके प्रॉफिट को फालतू में क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा, है ना? बढ़ा दिया होगा। लेकिन क्या वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी?
नहीं, आपके बिजनेस का फायदा तो था नहीं वो, तो अब आप उसको अपने नेट प्रॉफिट से क्या कर दोगे, क्योंकि पहले वो बढ़ा चुके हैं, तो अब आप बोलोगे नहीं भाई ये तो हमारी एक्टिविटी नहीं थी ऑपरेटिंग की, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर किसी प्रकार का सरकार ने टैक्स रिफंड दिया होगा तो वो तो भी हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में बढ़ा दिया होगा, तो अब उसको भी क्या करेंगे, माइनस, बिकॉज वो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो अब इन चीजों को प्लस कर इन दोनों चीजों को माइनस कर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब इनमें हम कुछ और चीजें ऐड बैक करेंगे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब वो आइटम जो बिजनेस से है लेकिन वो कैश के अंदर नहीं हुई, मतलब बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग तो है लेकिन वो कैश के अंदर नहीं हुई, या कुछ नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब बिजनेस हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेट नहीं करती। तो लेट्स से सबसे पहले हम बात करें किसकी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट दिया होगा वो हमने अपने प्रॉफिट से माइनस किया होगा, लेकिन क्या वो मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट था, बिजनेस को चलाने के लिए वो जरूरी था, नहीं, वो तो एक तरीके से लोन ले रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, ये कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इसके लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको चेक करेंगे, बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो सेकंड हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। देखो डेप्रिसिएशन आप बोलोगे यस फिक्स एसेट्स है, बिजनेस का खर्चा है, लेकिन क्या इससे कोई कैश कम हुआ, डेप्रिसिएशन है सिंपल, कैश तो नहीं कम हुआ, एसेट की वैल्यू कम हुई है ना, तो इसने भी फालतू में हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा, हम इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल एमोर्टाइज, मतलब गुडविल थी आपकी 2 लाख की, अब वो 1 लाख की रहेगी, मतलब आपकी गुडविल, आपकी मार्केट में रेपुटेशन कम होगी, तो आपने बोला कि गुडविल एमोर्टाइज है, आपने उसको अपना एक्सपेंस दिखा दिया, लेकिन सोच कर देखो क्या इससे कोई कैश कम हुआ, नहीं हुआ, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड, बिकॉज नॉन कैश आइटम है। अच्छा फोर्थ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कि फिक्स एसेट को बेचा और उससे क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, नहीं, बिजनेस का तो लेना देना नहीं है, फिक्स एसेट को बेचा है, ठीक है ना, तो फिक्स एसेट का ऑपरेटिंग से क्या लेना देना, ऑपरेटिंग से तो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचेंगे उसका लेना देना है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस नुकसान ने फालतू में हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा, तो इसको प्लस कर देंगे, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ होता एसेट को बेचकर तो उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो उसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, लेकिन क्या वो हमारे नॉर्मल बिजनेस का ऑपरेटिंग का प्रॉफिट था, नहीं था, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इन सबको करने के बाद मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कि बिजनेस को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ मेन बिजनेस की एक्टिविटी करके, लेकिन क्या, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस करने से पहले। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और वो तो हमें पता है कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्या है, रिक्वायर्ड है, तो ऑपरेटिंग अगर हम बिजनेस को चला रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या रिक्वायर्ड है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ही हमारा नॉर्मल बिजनेस चलेगा, तो उससे कैश का, उससे कितना कैश गया, कितना आया, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड क्या करूंगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब सोच के देखना ध्यान से, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब लेट्स से हम बोले कि करंट लायबिलिटी में क्या होगा, कोई आपके क्रेडिटर्स होंगे वो बढ़ गए, तो उसको ऐड क्यों कर रहे हैं, सोच के देखो, क्रेडिटर्स बढ़ गए, सामान आपके पास आ गया, तो कैश का क्या है, इनफ्लो है, कैश का क्या है, इनफ्लो है। या डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट में लेट्स से हम बात करें इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक आपका कम हो गया, तो स्टॉक कम मतलब बिका होगा, तो पैसा आया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, इन दोनों को क्या करूंगा मैं, ऐड, क्योंकि इनसे पैसा आया, और गया किन से, इंक्रीज इन करंट एसेट, मान लो मैंने स्टॉक खरीद लिया, तो स्टॉक परचेज किया मैंने, तो पैसा आया कि गया, गया, तो ये क्या होगा, आउटफ्लो होगा। या करंट लायबिलिटी कम होगी, यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर कम हो गए, तो पेमेंट की होगी उनको, तो पैसा आया कि गया, गया, तो इन दोनों को क्या करूंगा, लेस करूंगा, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा निकल कर, कैश कितना जनरेट किया हमने ऑपरेटिंग, अब हमारे पास कैश भी आ गया कि भाई कैश आया या किया, लेकिन इसमें से अब 2 चीजें मेरे को और माइनस करनी पड़ती है। एक क्या माइनस करूंगा, लेस टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने क्या किया था, ऊपर प्लस करंट ईयर या मेड वाला प्लस किया था, तो आखिर में आकर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना टैक्स मैंने पे किया है, या तो टैक्स पेड या प्रीवियस ईयर, क्या करूंगा लेस में, या तो टैक्स पेड या प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड जो मैंने ऊपर कर दिया था,
माइनस कर दिया था। देखो मैंने ऑपरेटिंग कैश तो निकाल लिया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, लेकिन अब ये दोनों चीजें कहाँ जाएंगी, इनका कौन सा कोई फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जाएंगी। तो इसलिए अब मैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को क्या कर दूंगा, ऊपर से माइनस किया था, दोबारा से इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और मैंने बता दिया कि कैश फ्लो यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज ये वो एक्टिविटीज है जो ना फाइनेंसिंग की है ना इन्वेस्टिंग की है। तो इस पैसे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो इस पैसे को इसी में रिकॉर्ड कर देंगे ना, लेकिन पहले ये बता देंगे कि हमने ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट किया, और उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा कैश हमारे पास आया था, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश का कितना फ्लो हुआ है या कितना कैश हमने यूज्ड किया है, किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो, तो ये हमारे पास क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं। देखो करंट एसेट्स, हमने बोला कि करंट एसेट्स अगर क्या होंगी, बढ़ेंगी, मतलब हम खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा तो ये माइनस होंगी, अदरवाइज प्लस होंगी। लेकिन कुछ चीजें करंट एसेट में रिकॉर्ड नहीं करनी, लाइक कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों नहीं ऐड करनी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी कैश के अंदर है। अगर ये बढ़ रही है तो ये तो बता रही है कि इतना कैश आया, इतना कैश गया, तो ये हमारी करंट एसेट नहीं है। इनका ऑपरेटिंग, इनका बिजनेस से क्या काम, कैश अगर हमारा 2 लाख से 5 लाख हो गया, बढ़ गया 3 लाख, तो वो तो यही शो कर रहे हैं ना कि कैश कि इस साल, पिछले साल इतना था, इतना साल बढ़ गया। इसी को तो हम निकाल रहे हैं कि कैश फ्लो तो निकाल रहे हैं कि कैश आया या गया। तो इसलिए ये जो चारों चीजें होती हैं, ये चारों चीजें करंट एसेट में नहीं आएंगी। इनको ये क्या होती है, ये होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है चीजें। चलो, ऐसा एक चीज और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट में शो हो रहा है, लेकिन सोच के देखो, आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस दिए हैं, एडवांसेस मतलब दिए हैं, तो ये क्या करंट एसेट में इंक्लूड होंगे। देखो करंट एसेट में कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, जो ऑपरेटिंग से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तभी निकाल रहे हैं ना क्योंकि उसका बिजनेस से रिलेशन है। हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, डेटर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, डेटर बढ़ रहे हैं, वो सारा क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि उसके बिना बिजनेस ऑपरेशंस है, वो काम हो रहा है हमारा। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, हमने किसी को लोन दे दिया, इसका ऑपरेटिंग से क्या लेना देना, तो इसलिए ये करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होगा। ये कहां जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो एक चीज याद रखनी है कि करंट एसेट्स के अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी, करंट एसेट के अंदर क्या होगा, इन्वेंट्री हो जाएगी, फिर इंक्लूड डेटर्स हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, अपना एक्रूड इनकम, ये सारी चीजें ऐड होंगी। लेकिन क्या चीज नहीं ऐड होगी, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि यही तो बताएंगे कि कैश कितना आया। देखो जितना भी आपके पास अगर कैश का इनफ्लो होगा, मतलब कैश आया होगा, तो आपका कैश बढ़ गया होगा, या बैंक बढ़ गया होगा, या आपने कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको शो करता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन आप इनको ही कर लोगे तो वो आपको एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा। और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, क्या इसका ऑपरेटिंग से कोई लेना देना है, नहीं, इसका किससे लेना देना है, इन्वेस्टिंग से। और करंट लायबिलिटी में क्या नहीं इंक्लूड होगा, करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बोरिंग्स है, लोन है, इसका बिजनेस ऑपरेटिंग से क्या लेना देना। ऑपरेटिंग का काम तो सिर्फ क्या होगा, सामान खरीदना, उधार पर खरीदा बेचा, ये सारा काम। लोन से तो ऑपरेटिंग का काम ही नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग का काम है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहां जाएगी, करंट लायबिलिटी के अंदर। और प्रपोज डिविडेंड की बात मैंने कर दी कि अगर एडजस्टमेंट के अंदर है तो हमने प्रीवियस ईयर को ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करना और प्रीवियस ईयर को ही फाइनेंसिंग में माइनस करना। देखो माइनस क्यों कर रहा है फाइनेंसिंग में, क्योंकि डिविडेंड जो था वो मेरे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसमें उसको प्लस किया। माइनस किसमें करूंगा, फाइनेंसिंग, बिकॉज वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड जो था वो लोन के इंटरेस्ट उसके ऊपर अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को दिया होगा, तो इससे हमारा पैसा कम हुआ, लेकिन कौन से वाला, फाइनेंसिंग कम हुआ। और गुडविल, अगर हमारी गुडविल कम हो रही है, मतलब मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको क्या ट्रीट करते हैं, अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब रेपुटेशन कम हो रही है, इट इज अवर एक्सपेंस, तो इसको भी क्या करते थे, एड बैक करते थे। तो ये कुछ ऑपरेटिंग की चीजें थी जो आपको बहुत डिटेल में याद रखनी। ये फॉर्मेट था, मैंने आपको डिटेल में फॉर्मेट समझा दिया और ये समझा दिया। अगर आपको याद करना है आप याद भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, अब हमारे पास क्या होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब क्या मतलब है आपका, इन्वेस्टिंग मतलब कितना बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, क्या करके, इन्वेस्टमेंट करके, मशीनरी, इन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन सबसे कितना कंपनी बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, या इससे कितना आउटफ्लो या इनफ्लो है। तो अब इसमें कौन सी, देखो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है,
इसमें सिर्फ कुछ चीजें आएंगी। कौन सी वाली चीजें आएंगी? सबसे पहले तो बात करें हम, इसमें आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारी एसेट्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसेट्स ही परचेज खरीद रहे होंगे, या कोई शेयर्स खरीद रहे होंगे, या कहीं ना कहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किसके अंदर होगी? कंपनी की, इन्हीं चीजों के अंदर होगी। बिकॉज करंट इन्वेस्टमेंट तो कहां जाएगी? वो तो ऑपरेटिंग के लिए काम आएगी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर फिर कौन सी एक्टिविटी आएगी? इसके अंदर आती है सारी नॉन करंट एसेट्स। बिकॉज करंट एसेट्स कहां चलेगी? ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि उनसे तो बिजनेस को काम है, ऑपरेटिंग ऑपरेशन से। बट जो नॉन करंट एसेट्स बिजनेस खरीद रहा है वो उसकी क्या एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो उससे चेक करना है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो मान लो कोई सेल करी है फिक्स एसेट की, मशीनरी, बिल्डिंग, किसी की भी सेल करी है तो पैसा आया। या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, कौन सी? नॉन करंट, करंट नहीं, नॉन करंट, याद रखना। इन्वेस्टमेंट में कौन सी आएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी। करंट तो कुछ समय के लिए होते हैं, वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगी, ऑपरेटिंग का भी पार्ट नहीं होगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगी। चलो, अगर कोई इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है ना, तो हमने उसमें से ऑपरेटिंग में से क्या किया था? उसको माइनस किया था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, वो किसका पार्ट था? इन्वेस्टिंग का। अब उसको पैसा मिला है तो हम देखेंगे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मेनली इन्वेस्ट करके कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। या अभी हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो अगर तो हमने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बेच दिए तो पैसा आया, ठीक है ना। ऐसे ही फिक्स एसेट खरीदी है, पैसा गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, पैसा गया। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ये ध्यान में रखना है। देखो, अगर गुडविल बढ़ रही है, मतलब हमने अगर गुडविल 10 लाख थी, अब 12 लाख की होगी हमारी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर, तो इट मींस हमने 2 लाख की गुडविल क्या करी है? परचेज करी है। परचेज करी है तो पैसा गया। लेकिन जब गुडविल कम होती है ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे हमने अपनी गुडविल को बेच दिया, हम उसको बोलते हैं गुडविल हमारी क्या होगी? रेपुटेशन मार्केट में कम होगी। बिकॉज गुडविल ऐसे नहीं बिकती, पूरा बिजनेस बिकेगा तब गुडविल बिकेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या करी? पेमेंट कर दी। तो इसमें हम और भी लिख सकते हैं, कोई आपने रेंट पे किया हो, क्योंकि वो भी आपका किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तो इससे आपके पास क्या निकलेगा? नेट का कैश फ्लो यूज्ड और फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सेल और परचेज है। सेल मतलब कितना पैसा आया, परचेज मतलब कितना पैसा गया। और इसमें सारी कौन सी एसेट्स आएंगी? नॉन करंट एसेट्स। कौन सी वाली? क्योंकि करंट एसेट उसमें चली गई थी, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो भी चीजें होंगी वो किसका पार्ट होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। चलो, अब कुछ पॉइंट आपको क्या रिमेंबर रखने कि गुडविल अगर तो बढ़ रही है तो इसको क्या ट्रीट करना है? परचेज ऑफ एसेट। और अगर कम हो रही है तो क्या ट्रीट करना है? नॉट सेल, इट इज ट्रीटेड एज एन गुडविल अमोर्टाइज्ड। क्या ट्रीट करेंगे उसको? गुडविल हमारी क्या हो गई है? अमोर्टाइज्ड। तो जो ये मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको इन चीजों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिमेंबर रखना है। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम है, और ये इन्वेस्टिंग का क्या है? पार्ट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम आ रहा है वो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज तो नहीं आ रहा ना, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया वहां से आ रहा है। मेन काम था आपका स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी को बेचकर जो पैसा आ रहा है वो होगा आपका ऑपरेशन, ऑपरेटिंग। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो क्या होगा? आपका सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। ये चीज याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लैंड के ऊपर कभी भी आजकल देखो, लैंड हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आजकल जो हमारी काउंटिंग होती है उसके हिसाब से लैंड जो है ना वो हमेशा एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, डेप्रिशिएटिंग नहीं है। हर चीज के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, सबके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, लेकिन लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। ये चीज याद रखनी है आपको। चलो, तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी एक्टिविटी है? वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज करंट लायबिलिटी तो किसमें चली गई थी? ऑपरेटिंग में। और शेयर होल्डर फंड। और क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। तो इन दोनों कैटेगरीज में जो भी चीजें होंगी वो किसमें ट्रांसफर होंगी? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर होंगी। फाइनेंसिंग मतलब लोन लेकर हमारे पास, या शेयर इशू करके कंपनी के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बिजनेस करके नहीं, और फाइनेंस करके, ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे, इसका भी कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, सिंपल। अगर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो पैसा आया, प्लस डिबेंचर इशू किए तो पैसा आया, या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। उससे भी अगर कोई पैसा आया तो वो प्लस। और माइनस क्या होगा? अगर इक्विटी शेयर्स कम हो गए तो उसकी पेमेंट कर दी तो पैसा गया, लोन की पेमेंट कर दी तो भी पैसा गया, बोरिंग की पेमेंट कर दी पैसा गया। और 3 चीजें ये याद रखनी है जो मैंने आपको ऑपरेटिंग में बताया था, हम ऑपरेटिंग में उनको ऐड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, वो फाइनेंसिंग का पार्ट। तो सबसे पहले क्या चीज ऐड करी थी हमने? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये किसका पार्ट था? ये ऑपरेटिंग का नहीं था, इसलिए हमने उसमें क्या किया था? ऐड किया था, क्योंकि उसने फालतू में हमारे ऑपरेटिंग के प्रॉफिट को कम कर रखा था। लेकिन वो पार्ट किसका था? फाइनेंसिंग का।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से उसकी पेमेंट क्या हो गई, हमने इंटरेस्ट दिया है ना, तो पता चले ना कि फाइनेंस लोन लेकर एक्चुअल में बिजनेस को फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब ये वो डिविडेंड होता है जो कंपनी ने प्रपोज करके रखा होता है कि इतना तो देंगे ही देंगे साल के, या इंटरिम डिविडेंड। तो ये तीनों हमने वहां पर प्लस किए थे क्योंकि वो उनका पार्ट नहीं था, वो इनका पार्ट था। तो याद रखना है, ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रपोज डिविडेंड, हमेशा कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला, और इंटरिम डिविडेंड। ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों माइनस होंगे, बिकॉज ये हमारा फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग, अपना ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं थे। बिजनेस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये लोन लेकर या इशू डिबेंचर कर उनका एक्टिविटी थी ये सारे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, नेट कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थे सारे के सारे फॉर्मेट्स और कैसे आपको इन चीजों को प्रिपेयर करना है। तो तीन फॉर्मेट्स हैं हमारे पास बेसिकली, कौन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। तो तीनों से हमने नेट निकाल कर बताना है कि एक्चुअल में कितना कैश का तीनों से कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। तो अगर फाइनेंसिंग से लेट से हम देखें कि लोन वगैरह, कंपनी के पास पैसा बहुत है, नेट कैश का क्या फ्लो है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि भाई कंपनी ने तो लोन बहुत इशू कर दिए या नए शेयर होल्डर बना लिए, ठीक है ना, तो ये नुकसानदायक। लेकिन अगर ये नेगेटिव में होगा तो हमें क्या लगेगा कि कंपनी ज्यादा शायद इंटरेस्ट के ऊपर पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक रेंज बना के रखनी पड़ती है, और जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं। चलो, तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट बेसिक की वीडियो थी कैश फ्लो की। तो इससे अगले वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि जब क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअल में आए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करना है, कैसे उस फॉर्मेट को अप्लाई करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान में। थैंक यू।